हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। जाहिर सी बात है, अभी एग्ज़ाम का समय आ चुका है और आप सभी लोग पूरे जोर शोर से तैयारी में लग चुके होंगे और पूरे लगन से मेहनत से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ केमिस्ट्री के प्रथम चैप्टर के विषय में। फिजिक्स का पूरा चैप्टर अपलोड हो चुका है। यह है आपका केमिस्ट्री का प्रथम चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अर्थात केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यह चैप्टर जो है परीक्षा के पॉइंट से इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ जो है क्लास 11th का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है चैप्टर, क्योंकि क्लास 11th में जब जाइएगा तो मोल कंसेप्ट या स्टोकियोमेट्री वहाँ आएगा, तो वहाँ भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। तो यानी कि यदि आप साइंस लेंगे तो वहाँ भी इंपॉर्टेंट पड़ेगा ही, तो इसके पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है, रिएक्शन के बेस क्वेश्चन बनता है, इससे भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं और इसको हम छोटे शॉर्ट में मतलब कि पूरे चैप्टर को कवर करने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला बात क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आखिर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है, पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ना, कुछ नहीं होती है। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, कोई भी पदार्थ हो या यौगिक हो आपस में टूट करके, कोई भी तत्व हो या यौगिक हो आपस में टूट करके या संयोग करके एक नए गुण वाले पदार्थ की रचना करते हैं, उससे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। ये समझिए, कोई भी तत्व या यौगिक, जैसे कहने का मतलब है कि आप CaCO3 लीजिए, CaCO3 लीजिएगा, जब यह गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो ये टूटेगा। किस रूप में टूटेगा? CaO + CO2 में टूटेगा। मैं भी एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो देखिए क्या है, कोई भी तत्व या यौगिक है, यौगिक आपका है ना, ये यौगिक है क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व आ चुका है, तो ये आपका यौगिक है। तो कोई भी तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके, अब संयोग भी कर सकते हैं या टूट भी सकता है, तो ये क्या है? बस टूट गया। और संयोग करेगा तो क्या होगा? CaO + CO2, तो क्या बन जाएगा? CaCO3। तो ये क्या होगा? संयोग कर गया। यहाँ 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक क्या होगा? संयोग हो गया। यहाँ क्या होगा? टूट गया। तो बस वही बोल रहा है, कोई भी तत्व या यौगिक हो आपस में संयोग करे, संयोग मतलब ये संयोग हो गया, या टूटे, जैसे कि ये है टूट गया। टूट करके क्या होता है? नए गुण वाले पदार्थ बनाता है। अब ये कुछ अलग था, ये भी कुछ अलग होगा। ये देखिए 2 कुछ अलग था, लेकिन यहां मिलके 1 हो गया, तो कुछ ना कुछ इसमें फॉर्मेशन होगा, कोई ना कुछ नया चीज बनेगा। तो बस वही बोल रहा, कोई भी तत्व या यौगिक हो आपस में संयोग करके या टूट करके नए गुण वाले पदार्थ की रचना करता है, उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। आपको बस ये समझना है कि कोई भी तत्व यौगिक तो होगा ही, केमिस्ट्री पर तो ध्यान देना। आपस में संयोग करेगा या टूटेगा, और टूट कर क्या बनाएगा? नया पदार्थ बना लेगा ना, तो क्या हो गया? आपका रासायनिक अभिक्रिया। जाहिर सी बात है, नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देते हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। इससे हम रिएक्टेंट भी बोलते हैं, रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं, या अभिकारक बोलते हैं, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट बोलेंगे, इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने हुए पदार्थ को क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तीर चिन्ह से इंडिकेट किए, हीट किए तो बना था, इसके परिणाम स्वरूप क्या बना था? कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या? नया गुण वाला पदार्थ बना है, इसलिए क्या है? यह प्रतिफल है। यानी कि प्रोडक्ट आपका क्या रिजल्ट मिला, आप पढ़िएगा तो अच्छा नंबर आएगा, तो रिजल्ट बता रहा है, तो आपका प्रतिफल है। मेहनत, अभी जो मेहनत कर रहे हैं तो आपका रिएक्टेंट है। बात समझ में ना? यदि आप अभी पढ़ रहे हैं तो रिएक्टेंट है, आप मेहनत करके आपका नंबर अच्छा आएगा, तो क्या आपका प्रोडक्ट है। इसलिए ऐसे जानकारी के लिए आपको कोई चीज पढ़ना पड़ेगा। ऐसा पढ़िए कि जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, आपको कहीं पर जाइए तो आपसे कोई व्यक्ति क्वेश्चन करते तब बता सकते हैं, कोई एग्जाम निकाल सकते हैं, बस उस पॉइंट पर काम करना। तो ये आपका हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अभिकारक किसे कहते हैं समझ गए, प्रतिफल किसे कहते हैं समझ गए। अब चलते हैं आगे और अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण बस यही समझ जाएंगे, रासायनिक समीकरण हम यही समझ जाएंगे। रासायनिक समीकरण, देखिए रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण से व्यक्त करते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया था, कैसे इंडिकेट किए? रासायनिक समीकरण से इंडिकेट किए थे। यानी कि रासायनिक समीकरण से ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं। अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरण कहते कैसे, परिभाषा देख लेते हैं। देखिए कोई भी तत्व या यौगिक हो, कोई भी तत्व या यौगिक, देखिए कोई भी तत्व या यौगिक था ना, उसको संकेतों एवं अनुसूत्रों की सहायता से, देखिए संकेत ना लिखे, क्या लिखे? चूना पत्थर लिखे? नहीं लिखे। क्या कैल्शियम
कार्बोनेट लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। इसको क्या लिखे? CaCO3, ये क्या इसका सिंबल है। तो कोई भी तत्व या यौगिक को उसको संकेतों एवं अनुसूत्रों की सहायता से, संकेत यानी कि आपका संकेत होता है, जैसे कैल्शियम संकेत हो गया और अनुसूत्र हो गया चूना पत्थर। कोई भी तत्व या यौगिक को उसके संकेतों एवं अनुसूत्रों की सहायता से सजाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है, मैं रिपीट करता हूं, आप सभी लोग मेरे साथ रिपीट करिएगा कि कोई भी तत्व या यौगिक को उसको संकेतों एवं अनुसूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया ना ये है, रासायनिक अभिक्रिया में व्यक्त करने की घटना को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से पढ़ना है ना कि आपको रटने की जरूरत पड़े ही नहीं, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस का मतलब होता है सोचना। साइंस का मतलब क्या होता है? सोचना, समझना। तब बस आपको समझ जाना है, आपको याद नहीं करना है। केमिस्ट्री का कोई भी चीज आप रिएक्शन से याद करिएगा, आसानी से याद हो जाएगा और समझ भी सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं और क्वेश्चन को आसानी से डील भी कर सकते हैं। इसलिए समझना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि आप नहीं समझते हैं, रट्टाफिकेशन से कुछ होने वाला बहुत नहीं होता है, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस हो या सोशल साइंस हो, समझने का अध्ययन होता है। कितना ज्यादा आप उसमें स्टडी करते हैं, कितना ज्यादा समझते हैं। और मेरा काम होता है समझाना, न कि रटवाना, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब पॉइंट क्या आता है कि रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या सा संकेत मिलता है, कि आखिर रासायनिक समीकरण से क्या क्या इंडिकेट मिलता है, क्या क्या संकेत मिलता है। देखिए, रासायनिक समीकरण को निरूपित कैसे करते हैं, पहले देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण को हम लोग निरूपित कैसे करते हैं, पहले इसको देखते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण जैसे ध्यान देते हैं, अभी मैं शॉर्ट करते रहा हूं इसको कि देखिए दोस्तों, जैसे कि आपका क्या रासायनिक समीकरण है ना, रासायनिक समीकरण है। तो देखिएगा, ये क्या आपका रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट यानी कहने का मतलब क्या है, ये आपका अभिकारक है, ये क्या आपका अभिकारक है, और ये क्या आपका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट करने का मतलब क्या होता है? प्रतिफल होता है। क्या होता है? प्रतिफल। प्रतिफल आपका होता है। तो देखिए क्या होता है, ये रासायनिक समीकरण है ना। देखिए, रासायनिक समीकरण में अभिकारक को, ये आपका अभिकारक ना है, या रासायनिक समीकरण में लिए हुए पदार्थ को, रासायनिक समीकरण में भाग लिए हुए पदार्थ को, या रासायनिक समीकरण के अभिकारक को, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं आप। ये क्या होता है? ये आपका तीर चिन्ह है ना, तीर चिन्ह है। तीर चिन्ह के हम लोग दाहिने ओर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दाहिने ओर। ये दाहिने ओर हो गया ना, ये देखिए दाहिने ओर है, तो इसलिए क्या लिखते हैं? दाहिने ओर लिखते हैं। और रासायनिक समीकरण से बने हुए प्रतिफल को, या रासायनिक समीकरण के परिणाम स्वरूप बने हुए प्रतिफल को या प्रोडक्ट को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? बाईं ओर और दाईं ओर। यानी कहने का मतलब है, यदि आप देख रहे हैं तो ये आपका दाहिना होगा, ये बायां होगा। यानी कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट को लिखते हैं बाईं ओर और ये आपका बोले तो प्रतिफल को लिखते हैं दाहिने ओर। क्योंकि मेरा इस प्रकार है तो आपका उल्टा होगा, तो ये हो गया बायां, ये हो गया दायां। यानी कि बायां ओर क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट को, दाहिने तरफ क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट को। ये ध्यान देना। और रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट को एक तीर चिन्ह की सहायता से हम लोग दर्शाते हैं। यानी कि अभिकारक एवं प्रतिफल को एक तीर चिन्ह की सहायता से क्या करते हैं? दर्शाते हैं, तब ना रासायनिक समीकरण बनेगा। और जानते हैं इसके जो अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में जो परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है, उसको क्या करते हैं? नीचे लिख देते हैं। चाहे नीचे क्या करेंगे? लिख देंगे। यानी कि जो इसका अवस्था में परिवर्तन होता है क्या करेंगे? नीचे लिख देंगे। जैसे कि आपका सॉलिड है तो इसको लिख देंगे सॉलिड, ये भी आपका सॉलिड है तो इसको लिख देंगे सॉलिड, और ये आपका गैस है तो लिख देंगे गैस। इस पॉइंट से इंडिकेट करेंगे। और जानते हैं तीर चिन्ह के दोनों तरफ, तीर चिन्ह का क्या? दोनों तरफ, यानी कि रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, दोनों के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या करेंगे? बराबर करेंगे। यानी कि बैलेंस होना जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है। समझ गए ना? तीर चिन्ह के दोनों तरफ जो होगा, प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए। परमाणु संख्या क्या हो? बराबर होना चाहिए, यानी कि तत्वों की संख्या बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए कैल्शियम 1 है तो यहाँ पे कैल्शियम क्या 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यानी कि 2 1 3 हो गया। और यह कार्बन 1 है तो यहाँ कार्बन कितना? 1 है। तो इस प्रकार क्या होगा? ये बैलेंस है। तो ये आपका रासायनिक समीकरण का निरूपण हो गया। समझ गए ना? अब देखिए रासायनिक समीकरण से क्या क्या परिवर्तन होता है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण में क्या क्या परिवर्तन होता है, पहले देखते हैं कि इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था बोले तो स्टेट, अवस्था बोले तो स्टेट में क्या होता है? चेंजिंग होता है। यानी कि केमिकल रिएक्शन के कारण जो होता है, किसी भी रिएक्शन में स्टेट में चेंजिंग होता है। जैसे देखिए ये सॉलिड था तो यहाँ क्या बन गया? सॉलिड बन गया। और यहाँ क्या बन गया? गैस बन गया। ये टोटल सॉलिड था लेकिन यहाँ चेंजिंग हुआ कि नहीं चेंजिंग हुआ? सॉलिड बना और गैस बना, दोनों बना। तो ये क्या होता है? इसके स्टेट में चेंजिंग होता है। फिर देखिएगा इसके टेम्परेचर में चेंजिंग होता है, तापमान। इसके क्या होगा? टेम्परेचर में चेंजिंग होता है, तापमान में भी चेंजिंग होगा। यानी कि तापमान, इसको कितना तापमान पर हीट करेंगे, यहाँ का तापमान कुछ होगा, यहाँ का तापमान कुछ होगा, यानी कि वो भी डिफरेंस होता है। फिर जानते हैं इसका जो होता है रंग में परिवर्तन होता है, कलर। कलर यानी कि रंग में परिवर्तन होता है।
यानी कि रासायनिक समीकरण से रंग में परिवर्तन होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि यदि आप पोटेशियम परमैंगनेट बोले तो KMnO4 ये आपका हो गया पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है बैगनी। कैसा कलर होगा? वायलेट होता है, यानी कि बैगनी होता है। और जैसे इसमें आप नींबू डालिएगा, नींबू बोले तो सिट्रिक एसिड, जैसे इसमें आप नींबू डालिएगा ना तो इसके बैगनी रंग को क्या कर देगा? गायब कर देगा। बैगनी रंग को क्या करेगा? गायब कर देगा। वायलेट रंग को क्या कर देगा? गायब कर देगा। जिसके क्या होता है? कलर में भी चेंजिंग होती है, अवस्था में चेंजिंग होती है, तापमान में चेंजिंग होती है, ऊष्मा में चेंजिंग होती है, ये सभी चेंजिंग होती है। आपको 2-3 इसमें याद होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चेंजिंग होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरण होता कितने प्रकार के हैं, ये सब समझ गए आप। चलिए अब देखते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। हम देख चुके हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, रासायनिक समीकरण मोटा मोटी 2 प्रकार का होता है। रासायनिक समीकरण जो होगा 2 ही प्रकार का होता है। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड हमेशा पूछते रहता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, बस आप कुछ मत करिएगा, बस ये ध्यान दीजिएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है आपका, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे कहने का मतलब है H2 + Cl2 मिल के बन गया आपका 2HCl। क्या बन गया? 2HCl। ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। समझ गए ना? देखिएगा दोनों तरफ, क्या दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की संख्या बराबर है? ध्यान देते हैं। यहां देखिएगा हाइड्रोजन कितना है? 2 गो। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 गो है। यहाँ क्लोरीन कितना है? 2 गो है। और यहाँ भी क्लोरीन कितना है? 2 गो है। यानी कि 2 जो है दोनों से गुना होगा ना, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया। और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है। क्या बराबर है कि नहीं है? ये बताइए आप। बराबर है ना? बराबर है। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। यानी कहने का मतलब क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण वैसी रासायनिक समीकरण होती है जिसमें तीर चिन्ह है ना, तीर चिन्ह के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। वही आपका संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, जिसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण में कहते हैं। इसका उदाहरण भी आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आएगा तो अच्छे से लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये ऐसे इंपॉर्टेंट है, आपको प्रत्येक समीकरण में इसी प्रकार से डील करना पड़ेगा। अब देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जलने वाला गैस होता है हाइड्रोजन, जलाने वाला गैस होता है ऑक्सीजन, और दोनों मिलकर क्या होगा? 2H2O बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है जल बन जाएगा। बस आप ये ध्यान दीजिएगा, जिससे कि H2O बनता है, सॉरी, जलने वाला गैस हाइड्रोजन, जलाने वाला गैस ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या बनता है? जल बनाता है, जो कि आग को बुझा देता है। देखिए कितना अनहोना रिएक्शन है। जलने वाला गैस हाइड्रोजन, जलाने वाला गैस ऑक्सीजन, और दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा? जल, जो कि क्या करेगा? आग को बुझा देगा। कितना अनोखा। यही है रासायनिक समीकरण। ध्यान दीजिए, बात क्या ना, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। कोशिश करते हैं, पहले चेक करते हैं कि क्या बराबर है कि नहीं बराबर है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 गो। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 गो। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 गो। और यहाँ ऑक्सीजन कितना? 1 है ना? ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ 1। क्या बराबर है? नहीं। क्या बराबर है? नहीं बराबर है। यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ ऑक्सीजन 1 गो है ना? बराबर नहीं है, नहीं ना। तो ये क्या संतुलित रासायनिक समीकरण है? नहीं। तो जाहिर सी बात है क्या होगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। यानी कहने का मतलब है वैसी रासायनिक समीकरण जिस समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर नहीं होता है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मेरी बात समझ गए? फिर एक बार मैं रिपीट करता हूं, वैसी रासायनिक समीकरण जिस समीकरण में तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ गए। अब इसको संतुलित करना है। यदि आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो उसको क्या करना है? संतुलित करना है। अब कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, 2 एलिमेंट है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना। पहले लिखेगा बायां पक्ष। क्या लिखना है? बायां। यानी कि बायां पक्ष में क्या क्या होगा, ये ध्यान देना है। बायां यानी कहने का मतलब ये, और दायां यानी कहने का मतलब ये नॉर्मल है, ये सब ज्यादा ध्यान न दीजिएगा। ये आपका बायां हो गया, ये आपका दायां हो गया। ये दिखेगा यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 गो। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 गो। बायां वाला लिख लिया। अब चलते दायां में। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 गो। हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है ना। तो किसको बराबर करना है? ऑक्सीजन को बराबर करना है। यहाँ कितना है? 2। यहाँ कितना है? 1। तो बस कुछ नहीं करेंगे, कैसे बराबर करेंगे अब समझते हैं। यदि हम यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ ऑक्सीजन 1 गो है, यदि हम ऑक्सीजन में 2 से गुना कर दें, यहाँ 2 से गुना कर दे दायां पक्ष में, तो ये बराबर हो जाएगा ना। यदि 2 से गुना करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा।
समझ में आना। तो कोशिश करते हैं यहाँ हम 2 से गुना कर देते, क्या यहाँ 2 से गुना करेंगे? नहीं, 2 से गुना आपको यहाँ करना पड़ेगा मूल के तौर पर, क्योंकि 2 जो गुना करेगा मोल के तौर पर, जब भी गुना होगा मोल के तौर पर ही गुना होगा। तो जैसे आप 2 से गुना करिएगा तो ऑक्सीजन 2 पड़ गया, ये आपका ये भी 2 पड़ गया और इधर भी 2 पड़ गया ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ हाइड्रोजन कितना पड़ गया? 4। कितना पड़ गया? 4। देखिए 4 पड़ गया ना, यहाँ 4 पड़ गया, ये कितना हो गया? 2। लेकिन यहाँ देखिएगा यहाँ हाइड्रोजन कितना पड़ गया? 2। कितना है? 2। यहाँ तो बैलेंस नहीं ना कर रहा, तब यहाँ कैसे बैलेंस करेंगे? बात समझिएगा। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यानी कि यदि हम बायां पक्ष में 2 से गुना कर देंगे हाइड्रोजन में तो बराबर हो जाएगा। तो बस ये समझिए कि यहाँ आपका हाइड्रोजन था, यहाँ मैंने 2 से गुना कर दिया, देखिए 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, यानी कहने का मतलब है यहाँ मैं 4 लिख दूंगा, देखिए अब बराबर हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया। तो इसमें आपको थोड़ा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आराम से बन जाएगा, कोई ज्यादा इशू नहीं होता। बायां पक्ष दायां पक्ष लिख दीजिए, प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर है तो ठीक है, और नहीं तो जबरदस्ती कर दीजिए, जबरदस्ती आप गुना भाग करके कर सकते हैं। यही था संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखते हैं विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और ये रिएक्शन आपके माइंड में होना भी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो रिएक्शन पढ़ना ही पड़ेगा, फॉर्मूला पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। चलिए अब ध्यान देते हैं कि आखिर जो होती है रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया डिफरेंट प्रकार की होती है। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विषय में बात करेंगे कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है। पहला अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। पहला अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखिए आखिर संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? कंबाइन होगा, 2 एलिमेंट क्या होता है? कंबाइन होते हैं, और 2 एलिमेंट कंबाइन होकर जो होता है एक नया कंपाउंड का निर्माण करता है। या संयोजन यानी क्या होता है? जुड़ना। संयोजन में क्या होता है? जुड़ना। आखिर बात है संयोजन यानी कि जुड़ जाना। संयोजन में क्या? जुड़ जाना, यानी कि जुड़ के एक नया यौगिक बनेगा। जुड़ के क्या बनेगा? नया यौगिक बनेगा। जैसे C+O2, देखिए 2 गो था, जुड़ के क्या बन गया? CO2 बन गया ना। जुड़ के क्या बन गया? CO2 जुड़ा ना। फिर देखिए H2+O2 जुड़ के क्या बन जाएगा? 2H2O, देखिए जुड़ गया ना। जुड़ा कि नहीं जुड़ा? 2 या 2 से अधिक था, जुड़ के एक बन गया ना। फिर ध्यान दीजिएगा CaO+CO2, देखिए जुड़ के क्या बन जाएगा? CaCO3 बन जाएगा। तो ये भी क्या हुआ? जुड़ा ना। यानी संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ या यौगिक जुड़ के एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो क्या संयोजन अभिक्रिया है। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से पदार्थ या यौगिक जो होते हैं मिल करके एक नए गुण वाले पदार्थ की रचना करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं या ये भी बोल सकते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ये भी ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। ये संयोजन अभिक्रिया जुड़ के एक यौगिक का निर्माण करता है, यानी कि 2 को जुड़ के एगो बनाएगा, बस ये ध्यान देना। A+A=2, बस ये बात ध्यान देना। फिर देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन में होता है टूटना। वियोजन में क्या होता है? टूट जाना। वियोजन टूट जाना, सीधा बात है। वियोजन यानी क्या होगा? टूट जाना, किसी का वियोजन हो जाना, टूट जाना। या इंग्लिश बोलेंगे डिसोसिएशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डिसोसिएशन, यानी कि एसोसिएशन में होता है जुटना, और डिसोसिएशन में क्या होगा? टूटना। यानी कि डिसोसिएशन रिएक्शन में क्या होगा? टूट जाएगा, यानी कि एक पदार्थ टूट करके क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि 2 भाई या 4 भाई होते हैं, अलग अलग होते कि नहीं होते हैं? तो जब 4 थे तो 7 थे, लेकिन अलग अलग हो जाएंगे यानी कि टूट गए। बस वही ध्यान देना है कि डिसोसिएशन के क्या होता है? टूट जाना। अब ध्यान दीजिएगा डिसोसिएशन रिएक्शन का उदाहरण क्या होगा। देखिए यहाँ डिसोसिएशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया। अब बात समझिएगा, यहाँ ध्यान दें। जैसे कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि CO2 था, टूटेगा तो क्या होगा? C+O2, देखिए टूट गया ना। एक गुण वाला यौगिक था, टूट के 2 यौगिक में बदल गया। या CaCO3 था, देखिए बन गया क्या? CaO+CO2 बन गया कि नहीं बन गया? तो ये क्या? डिसोसिएशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बड़ा पदार्थ टूट गया छोटे छोटे पदार्थों में, बस ये समझना आपको। तो बस वही काम करना। डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा पदार्थ या यौगिक टूट जाते हैं छोटे छोटे पदार्थों या यौगिकों में, उसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। या आप भी बोल सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक जो होता है छोटे छोटे यौगिक या तत्वों में टूट जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं, ये अपने भाषा में है इसलिए आपको आसान पड़ेगी। चलिए अब आगे देखते हैं।
देखिए दोस्तों, अब क्या है ना, विद्युत अपघट्ट अभिक्रिया। विद्युत अपघट्ट अभिक्रिया क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। अब क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, समझते हैं। देखिए कुछ नहीं है, विद्युत अपघट्ट अभिक्रिया करने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करिएगा कि NaCl है, क्या है, NaCl है, मैंने इस पर इलेक्ट्रिक फ्लो किया, क्या फ्लो किया, इलेक्ट्रिक को फ्लो कर देंगे। तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लो करेंगे ना, यह कैथोड तथा एनोड के रूप में टूट जाएगा, ऑटोमेटिक टूट जाएगा। जब जल में डालेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये कैथोड तथा एनोड के रूप में टूट जाएगा। कैथोड मतलब निगेटिव, एनोड मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। एनोड मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि ये टूट जाएगा आपका Na प्लस में और ये टूट जाएगा आपका Cl माइनस में, क्योंकि ये धातु है, ये अधातु है, इसलिए प्लस और माइनस में टूटेगा ही टूटेगा। समझ गए ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। या आप AgCl भी ले सकते हैं। AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड ले जाएगा तो Ag प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। समझ गए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा के प्रवाह से क्या होती है, अपघटित हो जाती है, यानी कि अलग अलग हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्ट अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि Na प्लस और Cl माइनस, जैसे जल में डालेंगे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा कैथोड तथा एनोड के तौर पर। ये नॉर्मल है, कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं। चलिए अब ध्यान देते हैं आपका, अब बोले तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जो कि प्रकाश के द्वारा अपघटित होती है। प्रकाश के द्वारा क्या होता है, अपघटित होता है, उससे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए ना, 2AgBr, जब लीजिएगा तो क्या बनेगा आपका, 2Ag बनेगा और Br2 बनेगा, Br2 बनेगा। यही बनेगा कब हुआ, जब इसमें हम लाइट फ्लो किए। कब हुआ, जब इसमें हम सूर्य का प्रकाश यानी कि लाइट को फ्लो करेंगे तब यह क्रिया होगी। और इसका उपयोग जो होता है हम लोग फोटोग्राफी प्लेट में करते हैं। जो कैमरा वाला होता है ना, फोटोग्राफी प्लेट, वही इसका उपयोग करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के द्वारा अपघटित होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि आपके सामने उदाहरण रहा, उदाहरण ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि कोई एग्जाम उदाहरण आपको प्लेस करना पड़ेगा और उदाहरण से समझना भी क्या होता है, आसान होता है। इसलिए एग्जाम्पल को जरूर ध्यान में रखना है, पूरे एग्जाम्पल पर केमिस्ट्री घूमता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रतिविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि अब इससे अलावा कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया है, और ये सभी रासायनिक अभिक्रिया काफी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है। ये जितने भी रासायनिक अभिक्रिया है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे समझिएगा। देखिए अब क्या बोलता है ना, प्रतिविस्थापन अभिक्रिया। प्रतिविस्थापन अभिक्रिया को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, प्रतिविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? देखिए प्रतिविस्थापन अभिक्रिया में कुछ नहीं होता। प्रतिविस्थापन यानी कि विस्थापन, यानी कि प्रतिविस्थापन में क्या होगा, स्थान में परिवर्तन होता है। क्या होता है, केवल स्थान में परिवर्तन होता है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे होता है, मैं आपको बताता हूं। ये ध्यान दीजिए, जैसे कि आपको बोल देगा कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो क्या बनेगा, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट मिला तो आप क्या बनेगा, इसका नया प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये है प्रतिविस्थापन अभिक्रिया। जैसे बनेगा यहां जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये बनेगा। तो पूछेगा कि मैंने ये कैसे बता दिया, पूछ सकते हैं ना कैसे बता दिए। देखिए तो प्रतिविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है ना, इसमें तो सबसे पहले समझिए कि क्या होगा, स्थान में चेंजिंग होता है। तो स्थान में चेंजिंग होता है, अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को विस्थापित करके उसका स्थान क्या करता है, छेक लेता है। यानी कहने का मतलब क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय धातु, जो ज्यादा सक्रिय है, अपने से कम सक्रिय धातु को विस्थापित करके यानी कि उसको हटा करके उसका स्थान क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन, प्रतिविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कहीं कहीं जो व्यक्ति आपसे ज्यादा ताकतवर होंगे वो कैसे चाहेगा कि आपको वहां से हटा करके उस स्थान को ग्रहण कर ले। कभी भी ऐसा होता है कि नहीं होता? तो बस वही केमिस्ट्री में वही लॉ लगता है कि अधिक सक्रिय धातु जो होगा अपने से कम सक्रिय धातु को हटा करके उसका स्थान क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। अब इसको कैसे देखेंगे, देखिएगा अब कौन कौन सा सक्रिय धातु है, इसका एक क्रम होता है। क्या क्रम होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे होता है पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होगा, जिंक होगा, आपका लेड हो जाएगा, टीन हो जाएगा, सीसा हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, तांबा हो गया, पारा हो गया, चांदी हो गया, और बोले तो सोना हो गया। सोना को बोलते हैं Au। ये आपका कुछ जो है मतलब कि ये कुछ अधिक सक्रिय धातु है जिसको आपको याद करना है। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, टीन, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर और सोना। ये कैसे याद करेंगे, तो बस कुछ नहीं करना, जैसे कि इसको बस ये क्रम आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये क्रम इंपॉर्टेंट है,
बस आपको ये ज़्यादा ध्यान देना है कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु होता है। पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन होता है? आपका बहुत पारा हो गया, चांदी हो गया और सोना हो गया। ये बहुत ही कम क्रियाशील धातु होते हैं, इसी कारण से इसका उपयोग आभूषण के तौर पर करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चमकता भी है और ये ऑक्सीजन के साथ संयोग भी नहीं करता। ये भी एक क्वालिटी इसका, इसलिए हम लोग सोना, चांदी, तांबा देखते हैं पूरा एकदम पूरा यूज करते किया जाता है, महंगा बिकबो करता है, ये औरतों से ज़्यादा नहीं पसंद आता है ना। अब ध्यान देते हैं यहाँ, अब क्या आपका उभय विस्थापन अपक्रिया, यानी कि समझ गया ना, प्रतिविस्थापन में क्या होगा? वैश्विक रासायनिक अपक्रिया, जिसमें क्या होता है? अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को विस्थापित करके उसका स्थान क्या करता है? ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग प्रतिविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे कि सपोज करिए कि आपका फेरस है, फेरस हो गया, अब प्लस सपोज करिए कि फेरस आपको मिल गया, और आपको बोले तो जैसे कि फेरस हो गया और बोले तो आपका कॉपर सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट, तो क्या बनेगा? कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ये अधिक सक्रिय है, ये कम सक्रिय, विस्थापित करेगा, यानी कि बन जाएगा फेरस सल्फेट अब प्लस कॉपर, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, ये इसका हो जाएगा रिएक्शन। तो बस आपको क्या करना, स्थान को चेंजिंग कर देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला आपका उभय विस्थापन अपक्रिया। देखिए अगला रिएक्शन जो है ना आपका उभय विस्थापन अपक्रिया। उभय विस्थापन करने का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? उसके आयनों या मूलकों का आदान प्रदान होता है। आयन मूलक करने का मतलब है, एक होता है, देखिए कोई भी एलिमेंट होता है ना, कोई भी आपका कंपाउंड होता है, दो चीज से मिलकर बनता है। एक होता है पॉजिटिव रेडिकल, एक होता है नेगेटिव रेडिकल। जैसे कि HCl, क्या आपका HCl है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज, यानी कि पॉजिटिव रेडिकल, ये नेगेटिव रेडिकल, ये धनात्मक मूलक, ये ऋणात्मक मूलक। तो इसी प्रकार से कोई भी आपका कंपाउंड होता है ना, दो मूलक से मिलकर बनते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो वही बोल रहा है आयन मूलक बोलता है ना, तो यानी कहने का मतलब है पॉजिटिव और निगेटिव। तो उभय विस्थापन अपक्रिया में क्या होगा? आयनों या मूलकों का आदान प्रदान होता है, यानी कि पॉजिटिव जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव जाएगा निगेटिव के पास में, निगेटिव आएगा पॉजिटिव के पास में, ये एक्सचेंज होता है। अब ध्यान देते हैं कैसे होगा से। जैसे सपोज करिए यहां कि आपको जो है मिल गया NaCl मिल गया, अब प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट मिल गया, तब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा? आयनों या मूलकों का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। अवसर आते हैं, ये Na प्लस होगा, ये Cl माइनस होगा, ये Ag प्लस होगा, ये NO3 माइनस होगा, यानी कि ये पॉजिटिव रेडिकल, ये निगेटिव रेडिकल, इसमें ये पॉजिटिव रेडिकल, ये निगेटिव रेडिकल। तो क्या होगा? आयनों या मूलकों का क्या होगा? आदान प्रदान होगा, यानी कि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आयन है ना, तो ये जाएगा निगेटिव वाले के पास में, यहाँ चलेगा निगेटिव वाले के पास में, और ये आपका निगेटिव है तो ये जाएगा कहाँ? इस पॉजिटिव वाले के पास में, इस पॉजिटिव वाले के पास में। देखिए आदान प्रदान हो गया ना, ये अपन पॉजिटिव वाले चल गया इसके नेगेटिव वाले के पास में, और ये पॉजिटिव था जो आ गया इस नेगेटिव के पास में। अब बस इसको सजा देना है, कैसे होगा? तो NaNO3 हो गया आदान प्रदान, और यहाँ क्या हो जाएगा? AgCl हो गया ये आपका रिएक्शन। तो ये क्या है? आयनों या मूलकों का आदान प्रदान हुआ, इसी कारण से क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब चलते हैं आगे और देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे हमको पढ़ना, अम्ल भस्म तथा लवण में भी इसको पढ़ेंगे और ये हमेशा पूछता भी है। देखिए उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होता है? उदासीनीकरण अपक्रिया जिसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ध्यान देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए कोई एक अम्ल उठाइए, कोई एक अम्ल कहने का मतलब है HCl, कोई एक अम्ल लिए, आप कोई एक लवण भस्म लीजिए, भस्म बोले तो NaOH हो गया ना, NaOH, ये आपका हो गया भस्म, ये दोनों मिलेगा, यानी कि जब अम्ल तथा भस्म मिलता है ना, अम्ल और भस्म चाहिए ही चाहिए। उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल भस्म चाहिए ही चाहिए, यानी कि अम्ल और भस्म मिलेगा तो बनाता है लवण तथा जल, तो बनाएगा क्या आपको? NaCl प्लस H2O। ये कारण है कि बनेबे करेगा कि जब भी वैश्विक रासायनिक अपक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म मिल करके लवण तथा जल बनाते हैं, उससे क्या बोलते हैं? रसायन, उससे हम लोग उदासीनीकरण अपक्रिया बोलते हैं। जैसे कि आपका ये अम्ल था, ये भस्म था, दोनों मिला तो क्या बना? ये लवण हो गया, ये जल हो गया। समझ गए ना? लवण कैसे बनाएंगे? तो लवण अम्ल तथा भस्म को मिला करके बना लेंगे हम लवण, चाहे जल मिल जाएगा। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि लवण कैसे बनाते हैं, तो लवण इसे बनाते हैं कि अम्ल को और भस्म को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? लवण प्राप्त हो जाएगा हमको आसानी से।
कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि अम्ल भस्म मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लवण तथा जल बनेगा। आप यहाँ कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एक और एग्जाम्पल लीजिए, H2SO4 ले सकते हैं, ये अम्ल है। और बोले तो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या आपका क्षार है, तो जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बनेगा आपका पोटेशियम सल्फेट बनेगा, K2SO4 बनेगा, और प्लस आपका H2O बनेगा। हो गया, ये आपका लवण हो गया, वो जल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब है आपका ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऊष्माक्षेपी ये नॉर्मली एग्जाम में तो बहुत कम पूछता है, लेकिन आगे आपको काम पड़ेगा। देखिए ऊष्माक्षेपी जानते हैं क्या होता है, इसमें ऊष्मा, क्षेपी का मतलब होता है त्याग देना, क्षेपी का मतलब क्या होता है, त्याग देना, और शोषी का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, शोषी का मतलब ग्रहण करना। तो ऊष्माक्षेपी में क्या होगा, ऊष्मा का त्याग होता है, यानी कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, त्याग होता है। जब जरूरत से ज्यादा मात्रा में एनर्जी बन जाती है तो क्या करेगा, वो त्यागेगा, क्योंकि उतना उसको चाहिए नहीं, तो क्या करेगा, वो त्याग देगा। जैसे आप जरूरत से ज्यादा खाना खाते तो उल्टी कर देते हैं, तो बस वही हाल है कि ज्यादा ऊष्मा यहाँ प्राप्त होगा तो उसको कैसे क्या करेगा, त्यागेगा। तो उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं, बस इसको दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जैसे C+O2 मिलके क्या बन गया, CO2। यहाँ इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है ना, इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है कि वो एनर्जी को रोक नहीं पाता है, उससे क्या करता है, त्याग देता है। तो इसको त्यागता है, कितनी एनर्जी त्यागता है, तो बस कुछ नहीं करते हैं, 24.45 किलो कैलोरी क्या करता है, ऊर्जा का त्याग कर देता है। 24.45 किलो कैलोरी ऊर्जा का क्या करता है, त्याग देता है। तो ये क्या इंडिकेट किया, यहाँ माइनस लग गया, तो क्या इंडिकेट किया कि ऊर्जा को त्यागा है, ऊर्जा को त्यागा है। बस ये समझ गए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यही करता है, कोई दिक्कत नहीं है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा, ऊष्मा का क्या होता है, त्याग होता है। अब देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होगा, ऊष्मा का ग्रहण होगा, यानी कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होगा, ग्रहण होगा। अब सपोज करिए ग्रहण होगा तो क्या होगा, यहाँ प्लस इंडिकेट करेंगे, यानी कि यह बन रहा था, जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था तो इसको कहीं से ऊर्जा चाहिए ताकि अपने रिएक्शन को पूरा कर सके, तो इसलिए क्या किया, इसने जो है बाहरी वातावरण से जो है इतना ऊर्जा को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। 24.45 किलो कैलोरी क्या क्या ऊर्जा को ग्रहण किया, यानी कितना इसको ऊर्जा चाहिए था, इसलिए क्या किया, प्लस इंडिकेट करके हम दर्शा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया क्या होती है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग कि आखिर ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया क्या है। ये हमेशा एग्जाम पूछता है, इसलिए इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसका उपयोग आगे भी पड़ता है। देखिए ध्यान देते हैं कि आखिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में कुछ नहीं होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना, तो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, संयोग होता है। ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, संयोग, उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या ऑक्सीजन के साथ संयोग होगा, या विद्युत ऋणात्मक तत्व में क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व से क्या होगा, संयोग होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, संयोग होगा, वो भी आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। या इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, वो भी आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब बात को समझते कि आखिर हम लोग समझेंगे इसे। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, यानी कहने का मतलब है कार्बन CO2 हो गया, तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ ग्रहण किया, तो ये हो गया कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, यानी कि आपका क्या हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, संयोग हो गया। या निगेटिव चीज से ग्रहण करना, निगेटिव से संयोग करना, तो देखिए ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं होता, ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो धातु था, ये आपका जो कार्बन है, ये नेगेटिव से संयोग कि नहीं किया, संयोग किया, तो ये भी क्या आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। समझ गया ना कि नहीं समझ गया। या इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होती है इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। जैसे कि आपका ध्यान दीजिएगा H+Cl है, यानी कि H+ और Cl-, ये बना है ना, जो रिएक्शन बना है, तो क्या यहाँ एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तब ना बना, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, क्लोरीन ग्रहण किया है, ये त्याग किया है तब ना हो रहा है, तो ये भी क्या आपका होगा, आपका बोले तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, वैसी ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, संयोग होता है या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, उसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ ऑक्सीजन का त्याग, यहाँ देखिए रिडक्शन अभिक्रिया। अब देखिए ऑक्सीकरण का उल्टा क्या होता है, रिडक्शन होता है। जाहिर सी बात है, एक त्याग करेगा तो कोई ग्रहण करने के लिए बैठा होगा, और कोई ग्रहण कर रहा है मतलब कोई त्यागने के लिए बैठा होगा, तो जो यहाँ हो रहा है उसका उल्टा यहाँ होगा,
उसका उल्टा क्या होगा, यहाँ होगा। इसे हम रिएक्शन समझ जाएंगे। इसका उल्टा क्या होगा, यहाँ होगा, रिडक्शन अभिक्रिया में होगा। यह क्या होता है, ऑक्सीजन का त्याग करना। तो ये रिएक्शन के बाद होता है। ये क्या होता है, रिएक्शन के बाद होगा। या रिएक्शन, जैसे कि ये बना रिएक्शन के बाद, ये बनेगा रिएक्शन से पहले, वो इंडिकेट करेगा। एग्जाम्पल से मैं इसको समझा दूंगा। देखिए यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन का त्याग करना। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जहाँ ऑक्सीजन का त्याग हो या उसके मात्रा में क्या कमी है, यानी कि पहले 3 था तो बाद में क्या हो जाएगा, 2 या 1 हो जाएगा। या निगेटिव से संयोग करना। निगेटिव से संयोग करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन, यानी कहने का मतलब है कि आपका विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करेगा, लेकिन वहां मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना भी क्या कहलाएगा, आपका अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। यानी कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, वो आपका हो जाएगा अवकरण अभिक्रिया। और यहाँ ऑक्सीजन का त्याग करना क्या हो जाएगा, आपका अवकरण अभिक्रिया हो। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो ऑक्सीजन का त्याग करता है, या वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वो क्या आपका अवकरण अभिक्रिया है। अब एग्जाम्पल समझते हैं कि ये आपका एग्जाम्पल रहेगा, मैं भी समझ लेते हैं। देखिए आपको पता है दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया जो है ना, दोनों साथ साथ होती है। इसी के क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया और अवकरण की अभिक्रिया क्या होगा, हमेशा साथ होती है। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। एक बात समझिए ना कि जो दान करेगा उसको ग्रहण करने वाला कोई चाहिए, और जो ग्रहण कर रहा है उसको कोई देने वाला चाहिए, तब ना रिएक्शन होगा। तो बस वही समझते हैं। जैसे क्या सोडियम है, यहाँ क्लोरीन है, बस आप ये ध्यान दीजिएगा। ये सोडियम का 11 परमाणु संख्या होता है। इसका संयोजकता होता है 281। कितना होता है, 281 होता है। यहाँ समझिएगा क्लोरीन, ये आपका निगेटिव रेडिकल है। इसका परमाणु संख्या होता है 17 और इसका होता है 287। क्या होता है, 287 इसका संयोजक आपका हो जाएगा संयोजकता, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। जब ये रिएक्शन करता है तो सोडियम और क्लोरीन बनता है। तो यहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि निगेटिव से क्या संयोग हो रहा है। तो बात समझिएगा, ये जब चल रहा है ना, तो यहाँ एक प्लस इंडिकेट करता है। यहाँ 2-8 इसका संयोजकता होता है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम ने त्याग दिया। ये जो एक इलेक्ट्रॉन था त्यागा, तो त्यागा यानी कि यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, त्याग हुआ, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ। अब मैंने बताया था अभी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो क्या बनता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बनता है। क्या बनता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। तो देखिए यहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिर समझिएगा, यहाँ तक क्लोरीन, इसका वैलेंस, इसका जो आपका था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 287, यानी कि इसके बाध्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन था। इसने भी रिएक्शन में भाग लिया और एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम से ग्रहण किया। क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो उसको ग्रहण कौन करेगा, क्लोरीन, क्योंकि इसके बाध्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो जैसे ही ग्रहण करेगा तो ये अस्थायी बन गया 288। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए क्या लग गया, माइनस लग गया। क्या लग गया, माइनस लग चुका है। अब माइनस लग चुका है यानी कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है यानी कहने का मतलब क्या है आपका, यहाँ हो गया आपका अवकरण अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अवकरण अभिक्रिया होता है। तो यहाँ हो गया अवकरण अभिक्रिया और यहाँ हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दोनों अभिक्रिया एक साथ हुआ, एक ही रिएक्शन हुआ। इसी को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे और कुछ हम लोग महत्वपूर्ण पहलू पर बात करते हैं। जैसे कि आपका एक होता है दहन होता है और एक आपका होता है एलपीजी होता है। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि दहन क्या होती है। देखिए दहन जो है ना दोस्तों, एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगी। ऐसे देखिएगा, कोई भी चीज जलता है ना तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसको चाहिए ही, तभी आग लग पाएगी, नहीं तो नहीं लग सकती है। तो वही बात है कि दहन जो है एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है। और जब भी दहन होती है तो ऊष्मा और ऊर्जा दोनों उत्पन्न होता है। समझ गए ना, ऊष्मा और ऊर्जा क्या होता है, दोनों उत्पन्न होता है। देखिए दहन के लिए 3 चीज होना जरूरी है। पहला क्या, पोषक तत्व। पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जो किसी भी चीज को जलाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, मदद करना, यानी कि आपका ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सभी क्या पोषक तत्व हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन, ये सभी पोषक तत्व हैं। यानी कि आपका ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और मीथेन हो गया, ये क्या इसके पोषक तत्व हैं। समझ गए दोस्तों। अब देखिए दहनशील पदार्थ क्या होती है। कोई भी चीज को दहन के लिए दहनशील पदार्थ का होना अत्यंत आवश्यक होता है। दहनशील पदार्थ करने का मतलब है जलने वाला पदार्थ, जैसे कि कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, चारकोल हो गया, ये सभी क्या दहनशील पदार्थ हैं। समझ गए दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब होता है दोस्तों प्रज्वलन ताप। देखिए प्रज्वलन ताप क्या होता है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई भी चीज क्या होता है जलना प्रारंभ करता है, वो क्या होता है, न्यूनतम तापमान होती है। क्योंकि तापमान रहेगा तभी कोई चीज जल सकती है। तो प्रज्वलन ताप जो होता है आपका न्यूनतम तापमान होता है जिस पर कोई पदार्थ क्या होती है जलना प्रारंभ करती है, उसे कहते हैं प्रज्वलन ताप कहते हैं। दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये दहन के लिए इंपॉर्टेंट चीज था।
अब देखिए, दहन भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया तो है ही है, लेकिन सभी दहन जो होती है ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होती है। वही दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी जो जलने पर ऊष्मा तथा ऊर्जा उत्पन्न करेगा, वही होगा वही दहन जो होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, सभी नहीं होता। अब देखिए एलपीजी क्या होता है दोस्तों, आप सभी लोग घर में जो होगा जिससे आप लोग खाना बनाते हैं वह एलपीजी गैस सिलेंडर होता है। वह आपका क्या एलपीजी गैस सिलेंडर होता है। तो एलपीजी गैस सिलेंडर होता है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि लिक्विफाइड होता है पेट्रोलियम गैस, यानी कि पेट्रोल को जो होता है गैस में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, लिक्विड के फॉर्म दे देते हैं। यानी कि पेट्रोल को जो होता है ना हम लोग गैस के तौर में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, एक सिलेंडर के अंदर डाल देते हैं, वही क्या आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। यह जो होता है मुख्य रूप से दो पदार्थ से मिलकर बनता है, एक आपका आइसोब्यूटेन, एक आपका हो गया आइसोब्यूटेन हो गया, और एक आपका होता है नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज से मिलकर क्या होता है, बनता है। आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन से मिलकर के बनता है आपका एलपीजी गैस, यानी कि जो उसके अंदर जो चीज भरा रहता है वो आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन होता है। और जानते हैं दोस्तों, शुरुआत के समय में जब गैस सिलेंडर तो भरा गया, गैस सिलेंडर भर गया, लेकिन कहीं कहीं गैस लीक होती थी, तब पता नहीं चलती थी कि गैस लीक हो रहा है कि नहीं लीक हो रहा है। सलाई मारते पर क्या होता था, ब्लास्ट हो जाता था कस के, समझ गया ना, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। इसलिए कुछ समय बाद जो है ना इसमें एक जो है पदार्थ मिलाया गया जिसका नाम है एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन जो है एक पदार्थ मिलाया गया, एथिल मरकैप्टन नाम का क्या बनाया गया, एक पदार्थ मिलाया गया। और यह मिलाने से क्या होता है, यह इसलिए मिलाया गया ताकि कोई पदार्थ ताकि जब गैस लीक हो रहा है ना तो ये पता चल सके कि गैस लीक हो रहा है। यह था आपका एथिल मरकैप्टन। देखिएगा तभी ना होता है कि गैस लीक होता है तो आपको पता चलता है स्मेल के द्वारा कि गैस क्या लीक हो रहा है। तो क्या है, एथिल मरकैप्टन के कारण क्या होता है, आप उस चीज को महसूस कर पा रहे हैं कि गैस लीक हो रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, C2H5SH, इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है C2H5SH। ये आपका एथिल मरकैप्टन का फॉर्मूला है, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस चैप्टर में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों के विषय में देख लिए। तो दोस्तों ये अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से देख के रिवाइज कर लीजिएगा, और हो सके तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, और किसी भी चीज़ को रिएक्शन से पढ़ने का कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद।